हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यू ऑन इंश्योरेंस अवेयरनेस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एनआईसीएल असिस्टेंस मेंस कैंडिडेट ज़रूर देख कर जाएंगे। ये वीडियो एनआईसीएल ईओ अभी पोस्टपोन हो चुका है दोस्तों, तो ये आपके लिए अच्छा है टाइम प्रिपरेशन करने के लिए। और ओआईसीएल ईओ भी इन फ्यूचर में होने वाला है मेंस एग्ज़ाम, तो ये और एलआईसी का भी होने वाला है एग्ज़ाम। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस सेक्टर में अच्छा पकड़ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंश्योरेंस सेक्टर एग्ज़ाम में। तो इससे पहले भी कई सारे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड दोस्तों। जिन्होंने भी अभी तक वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों के असुविधा से बचाने के लिए मैंने उन सभी वीडियो का एक प्लेलिस्ट भी मैंने अपने चैनल पे क्रिएट कर दिया हूँ, काफ़ी लोग के अनुरोध पर, जो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो आप लोग जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो बाकी सभी वीडियो तो देखिए ही देखिए। साथ में अगर आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन करना ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जो करने वाले 20 एमसीक्यू, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस अम्बुड्समैन रूल्स इज प्रेजेंटली इफेक्ट। तो बताना है कि अभी कौन सा अम्बुड्समैन स्कीम अभी प्रेजेंटली इफेक्ट में है, लागू है। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रेजेंट में आपका है कौन सा, 2021 इंश्योरेंस अम्बुड्समैन रूल्स कौन सा अभी चल रहा है, 2021। इससे पहले कौन था दोस्तों, तो इससे पहले 2017 था। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि अभी इंश्योरेंस अम्बुड्समैन रूल्स 2021 लागू में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस अम्बुड्समैन्स बिल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। बताना है दोस्तों कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो सकते हैं इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के लिए, और जिसमें कि आपको चेयरपर्सन इंक्लूड रहेगा। तो बताइए कितना रह सकता है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आपका टोटल कितना रहेगा, 9%। कितना रहेगा, 9% होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में, जिसमें आपको क्या है कि इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, याद रखिएगा 9% एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एन इंश्योरेंस अम्बुड्समैन शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ। कितने साल के लिए इंश्योरेंस अम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाता है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन को 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। 3 ईयर्स के लिए, याद रखिएगा। 3 साल के लिए बोल सकते हैं या तो 3 ईयर्स, याद रखिएगा। इंश्योरेंस अम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट कितने सालों तक होता है, 3 साल के लिए होता है। और साथ ही साथ उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। और लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, 70 साल से कम रहना चाहिए। 70 साल अगर एज हो चुका है, ठीक है, तब उसके बाद वो पर्सन रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट संभव नहीं है। 70 साल तक मैक्सिमम एज है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर 70 साल हो गया है तब वो रिटायर हो जाएंगे। बस इतना याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रेजेंटली हाउ मेनी इंश्योरेंस अम्बुड्समैन आर देयर इन इंडिया। तो बताना है दोस्तों कि अभी इंडिया में कितने प्रेजेंटली इंश्योरेंस अम्बुड्समैन वर्क कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी प्रेजेंटली टोटल कितना, 17 इंश्योरेंस अम्बुड्समैन वर्क कर रहे हैं हमारे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू कैन अप्रोच इंश्योरेंस अम्बुड्समैन इफ़ योर इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू योर कंप्लेंट विथ इन डैश डेज। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस अम्बुड्समैन क्यों है, जैसे कि हम लोग का आरबीआई के द्वारा अम्बुड्समैन बैंकिंग अम्बुड्समैन भी है। तो क्यों बनाया गया, ये इसलिए है कि अगर हमारा बैंक या इंश्योरेंस कंपनी
हमारे कंप्लेन को रिड्रेसल नहीं करती है, मतलब नहीं सुनती है और उसका कोई एक्शन नहीं लेती है, तो हम लोग इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में कंप्लेन करेंगे। अगर बैंक का है तो बैंकिंग अम्बुड्समैन के पास जाएंगे, और अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो इंश्योरेंस अम्बुड्समैन बनाया गया। तो बताना है कि कितना दिन के अंदर में हमको जाना है, मतलब कि अगर आपने इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेन किया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो कितना दिन के अंदर में हमको इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के पास जाना चाहिए कंप्लेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको 30 दिन के अंदर, समझ है, 30 दिन के अंदर में आपको कंप्लेंट कर देना है। विथिन 30 डेज में अगर आपको नहीं रिप्लाई मिलता है अपने इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो आपको इंश्योरेंस अम्बुड्समैन में जाकर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही है कि आपको 30 दिन के अंदर में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो आपको कंप्लेंट कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवार्ड दैट इंश्योरेंस अम्बुड्समैन कैन पास। तो बताना है दोस्तों कि इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के द्वारा मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है जो कि आपको पास किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी करंट में इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के द्वारा आपको मैक्सिमम अमाउंट 50 लाख तक किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों आपको 30 लाख था। कितना था? 30 लाख तक आपका मुआवजा इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के द्वारा दिया जा सकता था, लेकिन अभी क्या है, बढ़कर हो गया है 50 लाख रुपया। याद रखिएगा, अभी कितना है मैक्सिमम अमाउंट इंश्योरेंस अम्बुड्समैन कितना दे सकता है आपको? 50 लाख रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। द इंश्योरेंस Ombudsman shall finalize its findings and pass an award within a period of dash month of the receipt of all requirements from the complaint। तो बताना है दोस्तों इसमें कि कितने महीनों के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी। इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनी अगर मान लीजिए आपको पेमेंट नहीं किया है, तो इंश्योरेंस अम्बुड्समैन कितने दिनों के अंदर में आपको पेमेंट करवा देगी या खुद करेगी। तो कितना दिन के अंदर में है दोस्तों, कितना मंथ के अंदर में? तो याद रखिएगा, आपको ये 3 मंथ के अंदर में आपको रिप्लाई हो जाएगा। कितना? मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर में उनको ऑल रिक्वायरमेंट, अगर आपने कंप्लेंट पूरा कर दिया है तो वो 3 महीने के बाद, 3 महीने के अंदर में आपको वो फंड वगैरह जो भी देना है या पास करना है सब आपको कर देगी। कितना? 3 महीना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इंश्योरर शैल कंप्लाई विथ द अवार्ड पास्ड बाय इंश्योरेंस अम्बुड्समैन within dash days of the receipt of the award and intimate compliance of the same to the ombudsman। तो बताना है दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, कितना दिन के अंदर में किया जाएगा इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसमें कितना है, 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट। 30 दिन के अंदर में जो भी रिसिप्ट मिला है उससे उसको इंटीमेट कंप्लायंस करना पड़ेगा अम्बुड्समैन में, इंश्योरेंस अम्बुड्समैन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए कंप्लेंट इज सेटल्ड थ्रू मेडिएशन बाय द इंश्योरेंस अम्बुड्समैन देन द इंश्योरर शुड कंप्लाई विथ द टर्म्स ऑफ द रिकमेंडेशन विथिन डैश डेज। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर आपको 15 डेज होगा दोस्तों। कितना होगा? 15 डेज इसका सही आंसर होगा। जो भी NICL असिस्टेंट मेंस देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपका लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर आपने UIC असिस्टेंट आपने दिए होंगे तो उसी का लेवल में आएगा, लेकिन कटअप आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा जोर देना होगा। कंप्यूटर और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। इसमें अगर आपने स्कोर कर दिया तो आपका आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैंने भी दिया था UIC असिस्टेंट, तो उस समय शायद मैं उतना प्रैक्टिस में नहीं था, इसलिए इसमें दोनों में 30+ तो है, 35 के आसपास सबके पर। लेकिन अगर ये 45+ होता तो UIC असिस्टेंट हमारा निकल जाता। ठीक है, लेकिन ये UIC असिस्टेंट में क्या हुआ कि मैंने उतना प्रैक्टिस, उस समय कंप्यूटर नहीं देख रहा था, ना ही इंग्लिश का, जब मतलब मॉक नहीं दे पा रहे थे, कुछ और काम में बिजी थे, इसलिए मैंने मॉक, तो आपको
50 आउट ऑफ 50 के आसपास तो दोनों में मैथ रीजनिंग में है स्कोर, ठीक है। लेकिन आपका कहाँ यहाँ पर कम हो गया, थोड़ा थोड़ा मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ये गलती नहीं कीजिएगा। आप लोग अभी से भी, पहले भी अगर कंप्यूटर बढ़िया से देखे हैं और इंग्लिश का अच्छा से बनाइएगा। टोटल आंसर यहाँ पर सही लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि देखिए जीए में क्या आ सकता है कोई नहीं जानता है, ठीक है। इसमें जीए में गलती मत लगाइएगा, पहला बात ये रिक्वेस्ट है और वार्निंग भी है कि जीए में कोई भी गलत क्वेश्चन मत लगाइएगा, क्योंकि अगर एक आध नंबर से भी या 0.5 से भी रह गया, 0.25 से भी रह जाएगा तो दिक्कत में आ जाइएगा। इसीलिए अपना से गलती मत कीजिएगा। हाँ, आप कंप्यूटर और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छा से कीजिएगा अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। द एडवाइजरी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय IRDAI to review the performance of the insurance ombudsman can have a maximum of how many members। तो बताना है दोस्तों कितना मैक्सिमम मेंबर्स हो सकता है कोई कमेटी जो IRDAI के द्वारा बनाया जाता है इंश्योरेंस ombudsman के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सिमम रह सकता है आपका कितना, 5 मेंबर। कितना, 5 मेंबर का मैक्सिमम एडवाइजरी कमेटी बनाया जा सकता है IRDAI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यू कैन कैंसिल द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स ओवर द डिस्टेंस मोड विद इन डैश ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी। मतलब कितना दिन के अंदर में आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, ये बताना है। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लिया, उस समय तो आपको कुछ समझ में आया तो ठीक लगा, लाइक किए और ले लिए, लेकिन बाद में पता चला कि ये आपसे नहीं हो पाएगा या आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो आप इस केस में कितना दिन के अंदर में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये बात याद रखना है दोस्तों। ये जनरल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। आप अगर इंश्योरेंस एग्ज़ाम देते हो नहीं देते हो, फिर भी आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा 30 दिन के अंदर में, ठीक है, 30 दिन के अंदर में आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन सीक कैंसिलेशन ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विथ इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन केस यू डिसएग्री विथ एनी ऑफ द टर्म्स और कंडीशन इन द पॉलिसी। इसमें बताना है दोस्तों कि अगर आपने कोई पॉलिसी लिया है और लेकिन पॉलिसी लेने के बाद आपको कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, मतलब मान लीजिए कि उसमें आप डिसएग्री हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पता चल रहा है और आपके लिए वो लाभदायक नहीं है, इसलिए आप चाहते हैं कि उस पॉलिसी को कैंसिल कर दें। और कब से, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, मतलब आपको हैंड ओवर कर दिया गया कि मतलब आपका पॉलिसी स्टार्ट हो चुका है, फिर भी आप उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कि कब तक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस केस में आपको 15 डेज के अंदर में करना पड़ेगा, ठीक है। जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल गया तो आप 15 दिन के अंदर में आपको कैंसिल करना होगा, वरना आपका पॉलिसी कैंसिल नहीं होगा उस समय, फिर उसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश इज द पीरियड विथ इन विच if you do not agree to the terms and condition of the insurance policy you can seek refund। मतलब बताना है कि वो जो पॉलिसी जो है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, कि अगर आप बाय द वे आपको कोई कंडीशन है और आपको मतलब टर्म्स एंड कंडीशन आपको नहीं अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हमको पैसा रिफ़ंड हो जाए, जो भी मैंने पॉलिसी के लिए प्रीमियम वगैरह स्टार्टिंग में एडवांस में दिए हैं, और वो आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न आ जाए, तो उस पीरियड को हमें क्या कहते हैं इंश्योरेंस टर्म में, ये बताना है कि उस पीरियड को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। क्या बोलते हैं? फ्री लुक पीरियड, ठीक है। A dash is the form completed by the policy holder when applying for insurance age। बताना है कि वो जो हम लोग पॉलिसी लेते हैं और पॉलिसी को कंप्लीट करना होता है, मतलब फिल करना होता है, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो जिस पॉलिसी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, और जिस
फॉर्म को कंप्लीट करते हैं बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। क्या होता है वो? प्रपोजल फॉर्म कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द इंश्योरर हैज़ अ ड्यूटी टू फर्निश फ्री ऑफ चार्ज अ कॉपी ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम विथ इन डैश ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपको 30 डेज होगा। कितना होगा? 30 दिन के अंदर में आपको इंश्योरर का ड्यूटी होता है कि वो फर्निश फ्री ऑफ चार्ज ऑफ कॉपी ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल करना पड़ेगा उनके। चलिए नेक्स्ट। इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू कंप्लाई टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ इंश्योरेंस अम्बुड्समैन विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन। तो बताना है दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई तरह का कंप्लेन आपका रिड्रेसल नहीं करती है और इंश्योरेंस कंपनी पर इंश्योरेंस अम्बुड्समैन के द्वारा कोई भी कंप्लाई लगाया जाता है, रिस्ट्रिक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो वो कितने दिन के अंदर में आपको वो पैसा या फंड जो भी लौटाना है उनको वो लौटाएगी। तो ये बताना है दोस्तों। तो इसके लिए पीरियड है दोस्तों विथ इन 30 डेज। क्या है? 30 दिन के अंदर में उस इंश्योरेंस कंपनी को एक्शन लेना पड़ेगा, वरना इंश्योरेंस कंपनी उस पर फाइन लगा सकता है। इंश्योरेंस एम्बोसमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे कुछ फाइन वगैरह लगा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पेबल बाय द इंश्योरर इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ डेथ क्लेम्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बताना है दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा यहाँ पर आपको, कि इंटरेस्ट रेट क्या पेमेंट किया जाएगा एक इंश्योरर के द्वारा, जो कि आपके इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग इंश्योरर कहते हैं, इंश्योर्ड होते हैं जो पर्सन इंश्योरेंस खरीदते हैं। इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ डेथ क्लेम्स, मान लीजिए किसी का डेथ हो गया और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी जिससे लिया था उस इंश्योरेंस कंपनी के पास आप गए, कंप्लेंट किए और वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करने में लेट कर दिया, तो उसे क्या पेबल होगा रेट, ये बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें बैंक रेट प्लस 2% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के साथ। मतलब आपका जो भी अमाउंट पॉलिसी बन रहा था उनको इंटरेस्ट रेट के साथ देना पड़ेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो बैंक रेट प्लस 2%। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 5 लाख निकलने वाला था, तो 5 लाख तो देगा ही, साथ साथ ये बैंक रेट प्लस 2% रेट। मान लीजिए बैंक रेट आपका 6% है, 2% ये मिल जाएगा, तो 8% बढ़ाकर एक्स्ट्रा देगा। तो 5 लाख का 8% कितना होगा? 40,000। तो आपको कितना देगा वो पॉलिसी? 5,40,000। ठीक है, 8% एक्स्ट्रा देगा। चलिए नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ लॉस सफ़र टू द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस इन इफेक्ट इज़ नोन एज। तो बताना है कि दोस्तों कि जो लॉस सफ़र्ड होता है इंश्योरेंस के अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस रेशियो को क्या बोलेंगे? तो उस रेशियो को हम लोग बर्निंग रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्निंग रेशियो। चलिए नेक्स्ट। डैश रेफर्स टू इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस दैट रिजल्ट फ्रॉम डिसऑनेस्टी इन द कैरेक्टर ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो बताना इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा मोरल हैजार्ड। ठीक है, क्या होगा? मोरल हैजार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। डैश रेफर्स टू द प्रॉपर्टी विच एन इंश्योरेंस कंपनी टेक्स ओवर आफ्टर पेइंग द क्लेम्स ऑफ एनी डैमेज बिल्डिंग। मतलब कि अगर कोई बिल्डिंग का या कोई भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कंपनी आपको मुआवजा दे चुका है और वो फिर क्या होता है, उसे फिर वो वापस ले लेता है। जैसे आपको तो दे दिया पैसा, तो उस जो भी कचरा बचा गया या रेसिड्यू बच गया, स्क्रैप जिसको बोलते हैं, तो वो जो टेक ओवर करता है उसे क्या करते हैं, उसे टर्म में क्या कहेंगे ये बताना है दोस्तों। उसे बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। क्या बोलते हैं? सैल्वेज। ठीक है, रेफर्स टू द प्रॉपर्टी विच एन इंश्योरेंस कंपनी टेक्स ओवर, तो सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं उसे। तो दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। टॉप 20 MCQ था इंश्योरेंस अवेयरनेस पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए या और कोई भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है विशाल सर 0। ठीक है, आप लोग इस चैनल को आप सर्च बॉक्स में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा अपने चैनल का, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके दोस्तों।